गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो सभी बच्चों को क्लियर था वो कि एक बार वापस से हम डिस्कस कर लें उसको। आई थिंक उसका डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। हाँ, मुझे भी लग ही रहा था कि उसको एक बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो चलिए आज हम रिवाइज कर देते हैं। बेटा प्लीज माइक बंद रखिएगा। जय हिंद बेटा। और टॉपिक इज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इसके अंदर हम देखेंगे क्या, लेट अस सपोज हमारी एक स्फेरिकल सरफेस है। ये कैसे भी हो सकती है, कॉनकेव भी हो सकती है और कॉन्वेक्स भी हो सकती है। कॉनकेव सरफेस को अगर हम लेके सॉल्व करें तो ये एक कॉनकेव सरफेस हो गई और इसके अंदर कोई एक मीडियम भरा हुआ है। ये कैसा भी मीडियम हो सकता है। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो आप अपने स्कूल की प्रिंसिपल की मेज पे रखा हुआ इस स्पेरिकल फॉर्म में एक आपको दिखाई देता होगा वेटर पेपर पैड। ठीक है, पेपर वेट बोलते हैं उसको हम लोग। और जब उसको हम लोग रखते हैं तो आपको दिखाई देता है उसके अंदर कई सारे बबल्स होते हैं जो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आज हम उसकी बात करेंगे। यहां पे अगर हम ऑब्जर्वर हैं और हम बाहर से देख रहे हैं तो हमें ये सरफेस कौन सी दिखाई देगी? कॉन्वेक्स सरफेस दिखाई देगी। और इन द केस ऑफ दिस ये हमें कॉनकेव सरफेस दिखाई देगी। ये बात हमें समझ में आती है? बोलिए। तो इसकी हम वापस से बात करते हैं। लेट अस सपोज इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट लिया है हमने जिसकी जो लेंथ थी वो लगभग ना के बराबर है। कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो हमें पता है जो पहली रे चलती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कोई आपत्ति? ऑब्जेक्ट और इस पॉइंट पोल के बीच में कहीं पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और कहीं पे फोकस होगा। होगा कि नहीं होगा? अब जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे आई है इस पॉइंट पे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। तो दिस इज योर नॉर्मल। कोई आपत्ति? अब बताइए, ये आपकी एयर थी, ये आपका कोई मीडियम है। तो अगर रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। बोल सकते हैं आप लोग, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये बात समझ में आती है? और अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई तो इसको जब बैकवर्ड बढ़ाओगे आप तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। तो दिस इज द इमेज। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर से देखेंगे तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से दूर हो रही हैं। और जब ये एक दूसरे से दूर होंगी तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और इमेज फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है
कि कोई भी दो रेस किसी एक पॉइंट पे कट करें, तो अगर एक्चुअल में कट नहीं कर रही हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि कहां से वो ओरिजिनेट होती हुई अपेयर हो रही हैं। जिस भी पॉइंट से वो ओरिजिनेट होते हुए लगेंगी वही पॉइंट हमारा इमेज कहलाता है। तो हमारी क्या बन गई है, इमेज बन गई। अब जरा हम देखते हैं, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी, ये डॉटेड नॉर्मल था और अंदर वाला डॉटेड क्या है, ये इमेज है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सपोज दैट एम, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एम। तो यहां पे कई सारे ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ओ एम आई, ओ एम सी दिखाई दे रहे हैं। इस एंगल का नाम मानो अल्फा, बीटा, गामा। ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो पूरा एंगल क्या बनेगा, आई। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, करस्पॉन्डिंग अगर हम आएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल हमारा बन जाएगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई आपत्ति यहां तक? हमें दो ट्रायंगल लेना है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल नंबर 1 ओ एम सी, नंबर 2 आई एम सी। हम इस ट्रायंगल को जरा बाहर निकालते हैं तो आपको शायद समझ में आने लगे। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, देखिएगा ये आपकी ओ एम, दिस इज सी, ये एंगल अल्फा, सॉरी गामा, और इस प्लेन पे ये नॉर्मल है, दिखाई दे रहा है, सी एम डॉटेड लाइन। ठीक है, ये मीडियम है, तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, बैक किए, ये बनाई इमेज, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये बना था एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये आपका था अल्फा और ये रहा बीटा। इस पॉइंट का नाम हमने दिया एम। बोलिए क्लियर हुआ इतना? ठीक, अब हमें दो ट्रायंगल कौन कौन से पकड़ने हैं बेटा, ओ एम सी पकड़ने। तो ओ एम सी में एक्सटीरियर एंगल कौन सा कहलाएगा, ओ एम सी में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, गामा है। बहुत बढ़िया, कौन सा एंगल है, गामा है कि नहीं बेटा? और व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अल्फा प्लस आई। बहुत बढ़िया। तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो वी कैन से गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई। बोलिए कोई आपत्ति? सिमिलरली इन ट्रायंगल IMC the exterior angle is also gamma. तो what is the gamma equal to, बोलिए बीटा प्लस क्या, ट्रायंगल पकड़ो, IMC में ये एंगल आर, तो ये एंगल भी क्या आर। तो यहां पे IMC में क्या आ गया, बीटा प्लस आर। बोलिए कोई आपत्ति नहीं समझ में आ गया? चलो यहां से आई की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, यहां से आर की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2। कोई आपत्ति? पक्का? अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका μ2 मान लें, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट।
उस इक्वेशन को लिखने का एक तरीका होता है, वो हमने आपको बता रखा है। μ1 into angle of incidence is equals to μ2 into angle of refraction। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, μ1 into angle of incidence sin I is equals to μ2 into angle of refraction। कोई आपत्ति आदत पक्का बोलिए। अब एक हमने आपको हमेशा थॉट बोला है, इफ एंगल आर वेरी स्मॉल, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू थीटा और इज इक्वल टू टेन थीटा। मतलब हम साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं और थीटा को टेन थीटा भी। आपने शायद एओडी में पढ़ा होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं μ1 I इज इक्वल्स टू μ2 R। कोई दिक्कत? अगर इक्वेशन 1 और 2 से I और R की वैल्यू पुट करें तो क्या बन जाएगा, μ1 I की वैल्यू कितनी है बेटा, गामा माइनस अल्फा, एंड μ2 की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस बीटा। कोई आपत्ति? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और रीअरेंज करते हैं इसको। तो रीअरेंज करने में μ1 गामा, μ2 गामा, ये μ1 गामा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो μ2 माइनस μ1 इंटू गामा। कोई आपत्ति? इधर क्या बनेगा, μ1 अल्फा माइनस का, μ2 बीटा माइनस का, ये इधर आएगा तो μ2 कैंसिल हो जाएगा, इससे प्लस हो जाएगा, μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। दिस इज द इक्वेशन। नोट कीजिए यहां तक फटाफट। हाँ, किसी को डाउट है अभी भी? बोलिए बेटा, ऑनलाइन वालों। एनी डाउट? तनु कुछ कह रही हो आप? इरेज कर दे बेटा। चलिए इरेज करते हैं इसको। इतने में कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पे अब देखिए ध्यान से, ये जो एंगल अल्फा था, हमने बताया था अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा और थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, टेन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन ट्राइंगल ओ एम एन दिखाई दे रहा है, तो टेन अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो विच इज एम एन अपॉन ओ एम। कोई आपत्ति? अगर ये m बहुत छोटा हो तो इसको हम लिख सकते हैं ओ एम अपॉन ओपी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टेन बीटा विच इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन आई पी।
आई एन होगा और एन इक्वल टू लगभग पी। गामा इज इक्वल्स टू tan गामा which is equals to mn upon cp। कोई दिक्कत? put the all values in this equation। इस इक्वेशन का नाम दे दो 3। put अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 3। कितना आ जाएगा बच्चे? बोलिए। म्यू टू बीटा, तो म्यू टू इंटू एम एन बाई आई पी माइनस म्यू वन अल्फा म्यू वन इंटू एम एन बाई ओपी इज इक्वल्स टू, सॉरी एम एन होगा ये, एंड द गामा इज इक्वल्स टू एम एन बाई सी पी। तो म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू एम एन बाई सी पी। काट डालो, एम एन एम एन एम एन एम एन कैंसिल हो गया। आईपी क्या है? आई पी, दिस इज योर इमेज, इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज which is represented by v। तो म्यू टू बाई वी माइनस दिस इज योर u ओपी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई सी पी विच इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। This is the formula of refraction through glass block, sorry, refraction through spherical surface। In this case, what is mu1, what is mu2? So mu1 is a that medium from which the rays are originated। मतलब जिस भी मीडियम से रेज चलेंगी उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को mu1 बोलेंगे। ठीक है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि म्यू1 म्यू2 है कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए वो आपको कहेगा कि बाहर वाटर है या अंदर वाटर है, इस पूरे सिस्टम को हम वाटर में डाल दें, किसी लिक्विड में डाल दें, तो बस आपको समझना क्या है कि चेंज कहां पे होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होगा। ये बात समझ में आती है? तो म्यू2 क्या है? म्यू2, सॉरी पहले हम म्यू1 की बात कर रहे हैं। म्यू1 क्या है? म्यू1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट आर एग्जिस्ट, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम विच ए रेज आर कमिंग। ठीक है, म्यू2 क्या है? दैट मीडियम इन विच रेज आर गोइंग। अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब म्यू1 जहां से लाइट आएगी, म्यू2 जहां को लाइट आएगी। ठीक है, कंफ्यूजिंग इसलिए होने वाला है ये क्योंकि अभी जब इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो हो सकता है 3-4 मीडियम ले ले और इस फॉर्मूले को 2 या 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट एक ही रखेंगे हमेशा। ठीक है, और दूसरी बात है, ऑलवेज टेक द डायरेक्शन ऑफ रे पॉजिटिव। कहने का क्या मतलब है कि इस केस में रे हमारी ये अगर लेफ्ट है और ये राइट है तो लेफ्ट टू राइट जा रही थी, और जब भी रे लेफ्ट टू राइट जाएंगी तो लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे। टेक द डायरेक्शन ऑफ रे इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑल डिस्टेंसेस टेकन बाय द पोल, ऑल डिस्टेंसेस टेकन बाय द पोल। तो हमें सारे डिस्टेंसेस इस केस में कहां से मेजर करनी है? पोल से मेजर करनी है। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। हम न्यूमेरिकल्स, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। हाँ बेटा, ऑनलाइन में किसी को डाउट है? अब क्लियर हो गया सबको? डेरिवेशन कर लेंगे, पेपर में आएगा तो बोलिए बेटा। अमरेंद्र,
अंजलि, हो जाएगा बेटा? कोई डाउट तो नहीं है अब? किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़े, न्यूमेरिकल कराएं। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। तो न्यूमेरिकल है बेटा, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिए फटाफट। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। A small air bubble, a small air bubble in a glass sphere, a small air bubble in a glass sphere, in a glass sphere of radius 2 centimeter, of radius 2 centimeter appears to be 1 centimeter, appears to be 1 centimeter from the surface when looked at, from the surface when looked at along a diameter, along a diameter. Full stop. If the refractive index of glass is 1.5, if the refractive index of glass is 1.5, find the true position of the air bubble. Find the true position of the air bubble. सबने नोट कर लिया कि किसी का छूटा है? ऑनलाइन में किसी का छूटा है क्या? हाँ बच्चों, क्या किसी का छूटा है? फिर से देख लो एक बार। A small air bubble in a glass surface, in a glass sphere of radius 2 centimeter appears to be 1 centimeter from the surface when looked at along a diameter. Full stop. If the refractive index of glass is 1.5, find the true position of air bubble. क्या है क्वेश्चन ये? इसको समझते हैं। एक बार पढ़िए आप इसको, ये क्या लिखा है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको शायद समझ में आएगा। ये उस पेपर वेट की बात कर रहा है जो आपके स्कूल में रखा मिलता है आपको, ठीक है। ये इसका डायमीटर भी हो गया और इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। इसका कहीं सेंटर होगा सी, और ये डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर इक्वल टू कितना दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है बेटा कि ये अपेयर होता है 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। मतलब हमें नहीं पता कहां रखा है, लेकिन हमें यह पता है कि ये हमें 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कहीं पे अपेयर हो रहा है। तो मान लेते हैं ये यहां पे रखा था U, ऑब्जेक्ट रखा है मेरा O, और इसकी डिस्टेंस है U। ये हमारी स्फेरिकल सरफेस हो गई। ये मीडियम हो गया पूरा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5,
और हम यहां बाहर से खड़े होके देख रहे थे इस बबल को, तो इसकी एक्चुअल पोजीशन तो ये है U, बट हमको दिखाई क्या दे रहा है ये 1 सेंटीमीटर पे। कहां से? इस सरफेस से। भाई आप किसी भी बॉल को उठा के देखोगे, अगर लेट अस सपोज ग्लास बॉल है आपकी पूरी, और उसके अंदर कोई एयर बबल है, तो आपको वो दिखाई कैसे देगी? जब उस बबल से एयर रेस चलेंगी और हमारी आंखों में जाएंगी, तभी तो हमें दिखाई देगा वो। चलिए ड्रॉ करते हैं जरा फिगर। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये आपका हो गया सरफेस। एक रे जो इंसिडेंट होगी ऑब्जेक्ट से, रे डायग्राम बनाने की आदत डाल लीजिए। ये रे आपकी इंसिडेंट हुई, बाहर है एयर, अंदर है ग्लास, क्या होगा? जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा? अवे द नॉर्मल बेंड होगी। तो अवे द नॉर्मल बेंड होने का मतलब ये इसका एक्चुअल पाथ था, लेकिन ऐसे ना जाके क्या होगी? ये कुछ बेंड हो गई कि नहीं हो गई? बोलिए भाई। और अब ये दोनों रेज एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो जब आप इसको बैकवर्ड बढ़ाओगे तो ये हमको ऐसा लगेगा कि किसी पॉइंट यहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये कहलाएगा आपका पोजीशन ऑफ इमेज। और ये आपको कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर दिया। कोई आपत्ति? हम है ऑब्जर्वर, ओ है ऑब्जेक्ट, ये बनी आपकी इमेज आई। फॉर्मूला लगाए, क्या कहता है? μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं यहां पे। हम शुरू से शुरू करते हैं। नंबर 1 हमने क्या बोला था? टेक द डायरेक्शन ऑफ रे ऑलवेज पॉजिटिव। ये हम कब से कह रहे हैं? नंबर 2, ऑल डिस्टेंसेस टेकन बाय द पोल, बाय द पोल। बोलिए, ये बात समझ में आती है? तो टेक द डायरेक्शन ऑफ रे ऑलवेज पॉजिटिव। अब बताइए कि रे किस डायरेक्शन से कहां चली है? हम कहां खड़े हैं? बाहर खड़े हैं, रे अंदर से निकल के आ रही है, तो रे की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन से है कि नहीं है? बोलिए। तो दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, तो डायरेक्शन ऑफ रे क्या हो गई? लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ हो गई कि नहीं हो गई?